अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम बात करेंगे गंगाराम में हाउस जॉब की सारी डिटेल्स के बारे में। जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैं आंसर करूँगी, साथ में बताऊँगी कहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, सैलरी कितनी है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, सारी डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ़ सीट्स बता देती हूँ। नंबर ऑफ़ सीट्स टोटल 276 है। इस तरह से होता है कि जितने एडमिशन्स होते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो उतनी ही नंबर ऑफ़ सीट्स आ जाती हैं बाय द गवर्नमेंट उसी अफिलिएटेड हॉस्पिटल में। जिस तरह अगर 300 एडमिशन्स हुए हैं ना फर्स्ट ईयर के, तो उसी फर्स्ट ईयर की वही फर्स्ट ईयर जब फाइनल ईयर बनेगी तो उनके लिए 300 सीट्स होंगी। लेकिन उसमें से जितने बच्चों की सप्ली आती जाती है और जितने बच्चे डिटेन होते जाते हैं तो वो नंबर ऑफ़ सीट्स माइनस करते जाते हैं। और फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस तरह गंगाराम में 276 बच्चे पास हुए तो 276 सीट्स आएंगी हाउस जॉब की। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी डिवाइडेड होती हैं। अच्छा, अब गंगाराम में किस तरह से डिवाइडेड है। टोटल 276 सीट्स थी 2024 ईयर के लिए। ठीक है, बैच ऑफ 2023 की हाउस जॉब 2024 में स्टार्ट हुई 2024 के लिए। अच्छा, उसमें से मेडिसिन 1 की 24 सीट्स थी, मेडिसिन यूनिट 2 की 23 सीट्स थी और मेडिसिन यूनिट 3 की 22 सीट्स थी। ठीक है, सर्जरी 1, 2, 3 की भी सेम 24, 23 एंड 22 सीट्स थी। ठीक है, ये हो गई मेडिसिन की और सर्जरी की सीट्स। उसके अलावा जो मेडिसिन एलाइड है उसमें किस तरह से सीट्स थी और स्पेशलिटीज़ क्या क्या थी वो मैं बताती हूँ। मेडिसिन एलाइड जो है ना, उसमें स्पेशलिटी हमारे पास थी। ओके, मेडिसिन एलाइड में हमारे पास स्पेशलिटीज़ इस तरह से हैं कुछ के सबसे ज़्यादा सीट्स जो पीडियाट्रिक्स की आती हैं। पीडियाट्रिक्स में हमारे पास हैं 22 सीट्स। ठीक है, उसके बाद एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया की 9 सीट्स हैं। सीसीयू है, कार्डियो वार्ड, कार्डियो की 7 सीट्स हैं। नेफ्रोलॉजी की 7 सीट्स हैं। डर्माटोलॉजी की 5 सीट्स हैं। साइकेट्री की 5 सीट्स हैं। रेडियोलॉजी की 4 सीट्स हैं। न्यूरो की 4 सीट्स हैं। ऑन्को की 4 सीट्स हैं और प्रिवेंटिव फीड्स की 2 सीट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब सर्जरी अलाइड में आ जाते हैं। सर्जरी अलाइड में हमारे पास गायनी 1 में 11 सीट्स हैं, गायनी 2 में 10 सीट्स हैं, गायनी 3 में 10 सीट्स हैं और फिर गायनी 4 में 10 सीट्स हैं। उसके बाद आई में 6 सीट्स हैं, ईएनटी में 5 सीट्स हैं, ऑर्थो में 4 सीट्स हैं, न्यूरो सर्जरी में 4 सीट्स हैं और यूरो सर्जरी में 4 सीट्स हैं। और इसके अलावा बस दैट्स ऑल। ये नंबर ऑफ़ सीट्स है। टोटल ये सारा कुछ मिला के 276 बनता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये बता दूँ कि रोटेशंस रखनी किस तरह होती हैं। रोटेशंस आपकी 1 साल की हाउस जॉब होगी, 1 साल में 3-3 महीने की आपकी 4 रोटेशंस होगी। ठीक है, 3 मंथ्स की 4 रोटेशंस। अच्छा, अब इनको साथ में रखना इस तरह से कुछ होता है कि गंगाराम की बात कर रही हूँ, बाकी हॉस्पिटल्स का फिर बताती हूँ। गंगाराम का ऐसे है कि आप एक मेडिसिन रख सकते हो, मेडिसिन की रोटेशन या सर्जरी की रोटेशन। शुरू के 2 महीनों के लिए आपके इंटरव्यू सबसे पहले होते हैं, तो शुरू की 2 रोटेशन जो है आप मेडिसिन की या सर्जरी की रखोगे फर्स्ट या सेकंड रोटेशन। मेडिसिन रख ली अगर आपने, तो आप उसके साथ मेडिसिन अलाइड रख सकते हो या सर्जरी अलाइड रख सकते हो एज सेकंड रोटेशन। या लेट से अगर आपने पहली रोटेशन मेडिसिन अलाइड या सर्जरी अलाइड रखी है तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में एक मेडिसिन की रोटेशन रखोगे या एक सर्जरी की रोटेशन रखोगे। आप मेडिसिन और सर्जरी इकट्ठे नहीं कर सकते, 2 अलाइड रोटेशन इकट्ठी इस तरह से नहीं कर सकते कि फर्स्ट और सेकेंड रोटेशन आपकी 2 अलाइड नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद ऐसे है कि अच्छा, जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें लोग समझते हैं कि इंटरव्यूज़ ऐसे हैं कि वो जाके आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इस तरह से कुछ भी नहीं होता, कोई डिटेल में कुछ भी नहीं होता। इंटरव्यूज़ में सिर्फ एक बोर्ड पड़ा हुआ होता है, आप जाते हो, रूम में एंटर करते हो, वहाँ पर एक पूरा कैबिनेट बैठा हुआ होता है, आप उनको बताते हो, मेरिट वाइज होती है। सिर्फ हाउस जॉब के मार्क्स मैटर करते हैं आपकी रोटेशन सिलेक्शन के लिए, बाकी ईयर्स के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, वो पूरा कैबिनेट बैठा होता है, आप अपने मेरिट के अकॉर्डिंग जाते हो, आपको बुलाते हैं। जिस जगह सीट खाली हो वहाँ पर बॉक्स एम्प्टी होता है, उस रोटेशन का बॉक्स एम्प्टी होता है वाइट बोर्ड पे। फिर आप बता देते हो कि मैंने ये वाली रोटेशन रखनी है, तो वो उसमें टिक मार्क कर देते हैं। फिर आपसे अगला मेरिट आता है और वो अपनी रोटेशंस बताता है और इस तरह से करके आपकी रोटेशंस हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ना लास्ट रिव्यू मैंने शायद गलती से ये कह दिया था कि 3 मंथ्स की 66,000 सैलरी, 3 मंथ्स की नहीं, 1 मंथ की सैलरी 66,725 रुपीज़ है। लास्ट ईयर 67,000 होती थी, इस साल कुछ उसके ऊपर वो लगे हैं, एरियर्स वगैरह माइनस हुई है। 66,725 रुपीज़ सैलरी है हाउस जॉब की। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं वो हाउस जॉब अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, क्योंकि गवर्नमेंट में बेटर लर्निंग होती है और वर्किंग इन्वायरमेंट ज़्यादा वो होता है, प्रोफेशनल होता है। प्राइवेट में भी होता है, मैं ये नहीं कह रही वहाँ पर नहीं होते, लेकिन लोग ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट में लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, पेशेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है, केसेस ज़्यादा होते हैं,
तो गवर्नमेंट में करें या फिर प्राइवेट ग्रेजुएट जो है वो प्राइवेट में करें। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो ज़ाती ख्याल है, बाकी आपका अपनी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। आपको ना अपनी हाउस जॉब अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। उसके दो रीज़न्स हैं, प्रोज और कॉन्स आ जाते हैं दोनों में, क्योंकि कोई भी एब्सोलूट नहीं है इन दोनों केसेस में। अच्छा, लेकिन जो प्राइवेट से करने के प्रोज हैं ना, वो मुझे ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट से करने के। पेशेंट के बारे में आपने जो भी सीखना है ना, वो आपने सीख जाना है, आपने अपनी रेजिडेंसी में इवेंचुअली सीख जाना है, आपने सीख जाना है, ठीक है। लेकिन अब जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि प्राइवेट से करने के आपके, जब आप सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है उसमें 5 मार्क्स आपको मिलते हैं अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करने के। पेरेंट इंस्टीट्यूट अब अगर आपका प्राइवेट है तो आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे, अगर गवर्नमेंट है तो आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप सेम इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करोगे, ठीक है। और इसके अलावा साथ में आपको सैलरी भी मिलती है अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से करते हो। जो वो है पीएमडीसी, उसके रूल्स हैं कुछ। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर तो एक प्राइवेट ग्रेजुएट है वो गवर्नमेंट में हाउस जॉब कर रहा है तो किसी भी तरह उसकी हाउस जॉब पेड नहीं होगी। वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर किसी को इसका एग्जैक्ट क्लॉज चाहिए तो वो मुझे डीएम कर दे, मैं सेंड कर दूँगी। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज के ग्रेजुएट को किसी भी तरह गवर्नमेंट में हाउस जॉब पेड नहीं मिल सकती, ठीक है। तो आपको पेड नहीं मिलेगी, आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे, ठीक है। एक्सपोजर वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा इतना कोई फ़ायदा एक्सपोजर का नज़र नहीं आता, वो कभी ना कभी आपसे सीख लेनी होती है वो सारी चीज़ें जाकर। फिर एक क्वेश्चन ही आया हुआ था कि अगर आप 3 महीने की या 6 महीने की हाउस जॉब कर लेते हो और उसके बाद आप ब्रेक लेना चाहते हो तो दोबारा जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको पेड मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये चीज़ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है और टोटली डिपेंड करती है उस हॉस्पिटल के एमएस के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेता है इस बारे में। अगर तो वो आपको पेड देना चाहें वो दे सकते हैं। बात करें गंगाराम की, गंगाराम में ऐसे है कि अगर आप 3 महीने करते हो हाउस जॉब और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अपनी हाउस जॉब होल्ड कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। उसमें आपको सैलरी मिलेगी चूँकि आप पहले के उसे चूज़ कर चुके हो और आपके ऑफिस ऑर्डर्स निकल चुके हैं सेकंड रोटेशन के। लेकिन अगर आपने सेकंड रोटेशन होल्ड अपनी कराई है और गैप लिया है तो आपको सैलरी मिलेगी उस सारे ड्यूरेशन की। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ योर हाउस जॉब आपको वो वाली रोटेशन पूरी करनी होगी, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हाउस जॉब कंप्लीशन का, क्योंकि आपको सैलरी मिली हुई है उस सीट की और आपकी सीट थी, वो आपकी सीट किसी और को नहीं दी गई, वो आपके पास ही आपको उसकी सैलरी मिलती रही है, तो आपको वो कंप्लीट करनी होगी एट द एंड ऑफ द हाउस जॉब। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि 6 महीने की हाउस जॉब कर लेते हो और नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में अपेयर नहीं होते, ठीक है, जो लास्ट 2 रोटेशंस के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें आप अपेयर नहीं होते हो, तो क्या होता है कि वो आपको एब्सेंट कंसिडर करते हैं उस इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर आप एफजे के ही ग्रेजुएट हो तो आप अपने बाद वाले किसी भी टाइम में कभी भी, इवन 2 साल बाद भी, पेड हाउस जॉब गंगाराम में कर सकते हो। आप किसी और इंटरव्यू में अपेयर हो जाओ, मतलब किसी और बैच के साथ अपेयर हो जाओ और उसके बाद आपको वो सीट मिल जाए पेड, तो आप अगर एफजे के ही हो तो गंगाराम में आपको पेड मिल जाएगी। 3 महीने के गैप का ये रूल है, 6 महीने के गैप का ये रूल है। एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि हाउस जॉब अपनी स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट बैच के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और आपको पेड मिल जाती है अगर बात गंगाराम की करें। बाकी हॉस्पिटल के आपको एमएस से पूछना पड़ेगा कि वो उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है इस बारे में, लेकिन आपको पेड हाउस जॉब मिल जाएगी अगर आप एफजे के ग्रेजुएट हो और आपने अपनी हाउस जॉब पूरी की पूरी स्किप करनी है कि ड्यू टू एनी रीज़न, आपको रीज़न भी इवन देने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट बैचेस के साथ अपेयर हो सकते हो। एमएस से पहले जाके आपको मिलना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद आप अपेयर हो सकते हो इंटरव्यूज़ में और आपको पेड हाउस जॉब मिल जाएगी। क्योंकि हमारे बैच में भी 3 से 4 सीनियर्स हैं हमारे जो हमारे साथ हाउस जॉब कर रहे हैं। फिर एक ही चीज़ है कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं हाउस ऑफिसर्स के, वो वार्ड टू वार्ड वेरी करता है। ड्यूरिंग योर एंटायर रोटेशन ऐसे होता है कि एक ना एक हाउस ऑफिसर को वार्ड में रुकना होता है आफ्टर 2 PM। वो जो वार्ड में रुकता है आफ्टर 2 PM एक हाउस ऑफिसर, उसको कहते हैं कि वो कॉल है उसकी, ठीक है, कॉल। तो अब वो जो कॉल होती है वो डिपेंड करता है। नेफ्रोलॉजी में एक कॉल 24 आवर्स की होती थी, मतलब अगर मैं सुबह 8 बजे गई हूँ तो मैं अगले दिन के 8 बजे तक ड्यूटी करूँगी, अगली सुबह 8 बजे मेरा ऑफ हो जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं होता, बाकी जगहों पर पोस्ट कॉल आपको ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है। जिस तरह मैं ENT में हूँ, यहाँ मैं मेरी जिस दिन कॉल होती है मैं एक सुबह 8 बजे जाती हूँ और अगले दिन के दोपहर 2 बजे आती हूँ। एक महीने में पाँच कॉल्स लगती हैं। नेफ्रोलॉजी में भी ऑलमोस्ट 5 कॉल्स थी क्योंकि हम 8 हाउस ऑफिसर्स थे। ENT में भी 5 हाउस ENT में हम 6 हाउस ऑफिसर्स हैं और फिर भी हमारी 5 कॉल्स हैं, किसी किसी की 6 आ जाती है।
मतलब 6th कॉल जो है किसी एक हाउस ऑफिसर की आ जाती है, लेकिन बाकी सबकी 5 कॉल्स हैं इन अ मंथ। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर किसी ने किसी कोई बाहर का एग्ज़ाम देना हो, MLE हो गया, प्लैब हो गया, और वो अगर किसी ने देना है तो वो हाउस जॉब के बीच में कौन सी रोटेशंस चूज़ करे। उसको बहुत इजी रोटेशंस रखनी चाहिए। हमारे पास अच्छी खासी इजी रोटेशंस भी अवेलेबल है। मेडिसिन की जिस तरह मैं बात करूँ, मेडिसिन में सबसे इजी रोटेशन जो है वो है ऑनको की। ऑनको में सिर्फ आपको सुबह 8 से 2 जाना पड़ता है। आपकी कोई कॉल्स नहीं होती, कोई आपकी इमरजेंसी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ सुबह 8 से 2 आपने ऑनको में जाना है और काम करना है बस वहाँ पे। वो भी ऑनको की OPD, गंगाराम की बात कर रही हूँ, ऑनको की OPD होती है सिर्फ। ऑनको में कोई कॉल नहीं लगती, कोई वार्ड स्टे नहीं होता और कोई इमरजेंसी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो अगर किसी ने MLE करना है तो वो ऑनको को अपनी रोटेशन चूज़ करे। और फिर मैं बताती हूँ कि ऑनको को अपनी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ चारों में से कौन सी रोटेशन चूज़ करनी चाहिए। और जो सर्जरी एलाइड है, सर्जरी एलाइड में सबसे इजी रोटेशन जो है वो ENT की रोटेशन है। बहुत नॉन टॉक्सिक, बहुत आसान और बहुत बेहतरीन रोटेशन है। लर्निंग वाइज भी, इन्वायरमेंट वाइज भी बहुत अच्छी रोटेशन है, ठीक है। अच्छा, उसमें अब क्या है, अच्छा मैं अपनी रोटेशंस की डिटेल्स थोड़ी सी बताती जाऊँ। नेफ्रोलॉजी में ऐसे था कुछ के नेफ्रो में आप क्या क्या सीख जाते हो एट द एंड ऑफ रोटेशन। नेफ्रो में आप सीख जाते हो इमरजेंसीज़ कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि वार्ड में थ्रू आउट पेशेंट्स, वार्ड में जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। नेफ्रो के पेशेंट्स सिक होते हैं ज़्यादातर। तो आप सीख जाते हो कि आपने इमरजेंसीज़ कैसे मैनेज करनी है, आपने बेस लाइन्स कैसे लेनी है, क्या क्या भेजनी है, क्या क्या ज़रूरी होता है। थोड़ी बहुत लैब्स पढ़नी आ जाती हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन का आइडिया हो जाता है। नेफ्रो की रोटेशन और बहुत अच्छी रोटेशन है गंगाराम की, बहुत नॉन टॉक्सिक बेहतरीन रोटेशन मेडिसिन एलाइड में मैं कहती हूँ नेफ्रो है, बहुत अच्छी है, ठीक है। पेशेंट केयर बहुत अच्छी है, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होता। PGs बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा HOD बहुत कमाल के हैं नेफ्रो के, बहुत अच्छे HOD हैं हमारे नेफ्रो के, ठीक है। मतलब इवन अगर आप मेडिसिन वाइज भी कंसल्ट करना हो किसी पेशेंट के लिए भी तो आई वुड रिकमेंड हिम 100/10, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर्जरी 2 की रोटेशन थी मेरी। सर्जरी गंगाराम की बहुत अच्छी नहीं है। इस बात पे काफ़ी लोगों को एतराज़ होंगे, मसले होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ENT रोटेशन की। ENT बहुत अच्छा है गंगाराम का, ठीक है। इवन म्यू से और सर्विसेज से पेशेंट रेफ़र होकर मैंने यहाँ आते देखे हैं और यहाँ पर ट्रीट होते देखे हैं। ENT का स्केजुअल क्या होता है, ENT का स्केजुअल कुछ इस तरह से होता है कि मंडे हमारा होता है लोकल केसेस का डे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जिन पेशेंट्स की हमने वोकल कॉर्ड्स देखने होते हैं ना 70 डिग्री एंडोस्कोपी से, हम उनके वोकल कॉर्ड्स देखते हैं। उनका कोई भी लोकल एनेस्थीसिया में होने वाला प्रोसीजर है तो हम उनका वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे हमारे OPD डेज़ होते हैं। 10:30 AM to 2 PM हमारी OPD होती है, ठीक है। मंडे और थर्सडे पेशेंट एडमिशन डे भी है। वेडनेसडे और सैटरडे हमारे OT डेज़ हैं। थोड़ा सा स्केजुअल इस तरह से करके कि समझ थोड़े 2-1 हफ्ते के बाद आती है कि हो क्या रहा है, इधर सारी कहानी क्या है। बाकी ये है कि ENT में आप इमरजेंसीज मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप ऑल इन ऑल आप मैनेज कर रहे होते हैं इमरजेंसीज, आप वो सीख जाते हो। इसके अलावा आप OPDs करना सीख जाते हो। OPD में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी काफ़ी हैं यहाँ पर, और साथ में PGs भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे अच्छे PGs हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आपने कौन सी मेडिसिन कैसे देनी है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप उसमें ENT में ही सीख जाते हो। ENT का लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, वर्किंग आवर्स बहुत रिलैक्सड है, अलग से इमरजेंसीज़ नहीं होती, कॉल के ऊपर ही इमरजेंसीज़ भी हो जाती हैं। तो ENT इज़ अ वेरी गुड रोटेशन। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि अगर किसी ने ऑन को रखनी है रोटेशन तो वो किस तरह से रखे। अगर यूजुअली ये ट्रेंड होता है कि शुरू में हर किसी की कोशिश होती है कि फ़र्स्ट 2 रोटेशंस अपनी डिफ़िकल्ट रोटेशंस रख ले, जिनका में पेशेंट इन्फ्लक्स ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। जिस तरह मेडिसिन की पीड्स हो गई, वो हर कोई कोशिश करेगा पहले रख ले अगर किसी ने पीड्स करनी है। तो मेडिसिन जो होगी, मेडिसिन वाली रोटेशन, वो हर कोई कोशिश करेगा कि मेडिसिन पहले रख ले अपनी, ताकि आखिर में सर्जरी और सर्जिकल अलाइड भी एक इजी रोटेशन कंसिडर होती है तो वो वाली आ जाए, ठीक है। तो अब इनमें से जो टॉप मेरिट्स होंगे ना उनको मिल जाएगी शुरू वाली रोटेशन, अपनी मुश्किल वाली रोटेशन मिल जाएगी, और आखिर वाली 2 रोटेशन वो ईजी रख सकते हैं, क्योंकि शुरू वाले मेरिट्स जो हैं वो चूज़ करते हैं रोटेशन अपनी सबसे पहले, उसके बाद मेरिट वाइज सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर तो आपने ऑन को रखनी है और आपका मेरिट है, लेट्स से 300 बच्चे हैं टोटल और आपका मेरिट उसमें फॉल करता है 50th मेरिट नंबर है आपका,
तो आप उसको ऑनको को रखो अपनी लास्ट रोटेशन, क्योंकि आपको लास्ट रोटेशन में भी ऑनकोलॉजी मिल जाएगी। इजी रोटेशन लास्ट रोटेशन में बच्चे चूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि आपका मेरिट हाई है। लेकिन अगर तो आपका 300 में से 250 मेरिट है, तो 250 मेरिट पे आप अपनी ऑनको रखो फर्स्ट रोटेशन, ताकि आपको ऑनको मिल जाए, वरना आपको नहीं मिल सकेगी। क्योंकि इस बार भी ऐसे ही हुआ है कि ऑनकोलॉजी का फर्स्ट रोटेशन का मेरिट ऑलमोस्ट 270 पे क्लोज़ हुआ है, लेकिन लास्ट रोटेशन का ऑनकोलॉजी का मेरिट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 50th मेरिट नंबर पे मेरा ख्याल है, या 30th मेरिट नंबर पे, मतलब स्टार्ट के मेरिट नंबर पे ऑनको की 4 सीट्स चली गई थी। तो अपनी रोटेशंस आपने इस तरह से चूज़ करनी है कि एक तो मुश्किल और आसान के हिसाब से, कि शुरू वाली 2 मुश्किल और एंड वाली 2 आसान। वरना अगर तो आपको ऐसे लगता है, जो कि मुझे भी लगता था कि मुझे थोड़ा सा टेम्पो बनाने में और हाउस जॉब में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो मैंने मेडिसिन की रोटेशन अपनी लास्ट रोटेशन रखी थी, ताकि मुझे थोड़ी आदत हो चुकी हो। वरना स्टार्ट में एकदम से मुश्किल रोटेशन रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन यूजुअली बाकी सब ने ऐसे ही किया है कि जिनका अच्छा मेरिट था उन्होंने शुरू की 2 रोटेशन मुश्किल रोटेशन रखी हैं, एंड की 2 रोटेशन ईजी रोटेशन रखी हैं। एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर तो हाउस जॉब के अंदर आपने लीव करनी है किसी रीज़न की वजह से, हाउस जॉब में छुट्टियां मैं बताती जाऊँ कितनी होती हैं। 1 महीने में 2 छुट्टियां आप कर सकते, 2 कैजुअल लीव्स होती हैं अलाउड इन 1 मंथ, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने लीव करनी है फॉर एनी रीज़न, तो उसको बाद में एक्सटेंशन देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? हाँ जी, बिल्कुल देनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके यूनिट के एचओडी के ऊपर, वो आपसे एक्सटेंशन मांगते हैं कि नहीं मांगते। बहुत सारे अच्छे एचओडीज़ भी होते हैं जो कि एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मांगते, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कहते हैं कि एक्सटेंशन दो और अपना सारा ड्यूरेशन पूरा करो 3 मंथ्स का, तब आपका टेस्टिमोनियल वो चीज़ होती है जो एट द एंड ऑफ द रोटेशन आपका एचओडी साइन करके देता है किसने इस जगह पर काम किया 3 महीने। टेस्टिमोनियल आपने एंड पे साइन कराना होता है। तो बहुत सारे एचओडीज़ ये भी कहते हैं कि कंप्लीट करें 3 मंथ्स, उसके बाद आपका टेस्टिमोनियल साइन होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक केस ऐसा भी देखा था कि उस स्टूडेंट ने, हाउस ऑफिसर ने अपनी शादी के लिए 1 मंथ की लीव ली थी, और 1 मंथ की लीव पे उसको कोई एक्सटेंशन नहीं देनी पड़ी, एचओडी ने उससे नहीं मांगी, और उसके बगैर उसका टेस्टिमोनियल साइन हो गया। लेकिन ऐसे भी है कि किसी को 1 हफ्ते की लीव करने पे भी एक्सटेंशन देनी पड़ी है। तो ये टोटली आपके एचओडी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सटेंशन मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये था, वो जो एक्सटेंशन होती है वो पेड होगी या वो अनपेड होगी? वो एक्सटेंशन अनपेड होती है, क्योंकि जब आप छुट्टी पे होते हो तो आपको सैलरी मिल रही होती है, आपकी छुट्टियों की सैलरी कट नहीं होती। आपकी छुट्टी की सैलरी सिर्फ तब कट होगी जब आपके यूनिट वाले आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपकी छुट्टी भेजेंगे कि इसने छुट्टी की है, इन रिटर्न भेजेंगे कि ये हाउस ऑफिसर छुट्टी पे है, तो आपकी कट होगी। अब न्यूरो सर्जरी में पूरे हॉस्पिटल में बहुत ही कम डिपार्टमेंट है जो इस तरह की हरकत करते हैं कि आपकी कैजुअल लीव्स की भी सैलरी कट करें। कैजुअल लीव्स की सैलरी यूजुअली कट नहीं होती, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी यूनिट एक ऐसा यूनिट है कि अगर आप 2 कैजुअल लीव्स भी करते हो ना, तो आपकी वो लीव आगे फॉरवर्ड करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और उस दिन उन 2 छुट्टियों की भी आपकी सैलरी कट होती है। पर डे के हिसाब से सैलरी कट होती है आपकी। 66,000 में से 1 डे की जितनी सैलरी बनती है ना, वो आपकी उन 2 छुट्टियों की 2 दिन की सैलरी कट होगी, ठीक है। लेकिन वो जो आप एक्सटेंशन करते हो बाद में, वो टोटली अनपेड होगी, क्योंकि आपको अपनी अगर आपकी यूनिट ने फॉरवर्ड नहीं किया आपकी लीव, तो आपको उस टाइम की सैलरी मिल चुकी होगी, और अगर आपको सैलरी नहीं भी मिलती तब भी आपकी एक्सटेंशन अनपेड ही होगी। फिर किसी ने ये मैसेज किया हुआ था कि 10 to 15 डेज़ अगर किसी ने अपनी हाउस जॉब लेट स्टार्ट करनी हो तो वो क्या करे। उसका ये प्रोसीजर होता है कि आप अपने हॉस्पिटल के एमएस से जाके बात करते हो, वो आपको लीव्स दे देते हैं, फिर आप अपने वो वाली एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट में फ्लोट करते हो, आपकी लीव्स अप्रूव हो जाती हैं, आपको 10 से 15 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे होता है कि वो वाली छुट्टियां आपने बाद में एक्सटेंशन के तौर पर पूरी करनी होती हैं, तब आपका टेस्टिमोनियल उस डिपार्टमेंट से साइन होता है। तो मोस्टली आपको मिल जाती हैं, स्पेशली उम्रा लीव जिस तरह से हो गई तो आपको आराम से छुट्टियां मिल जाती हैं, वो 10 से 15 छुट्टियां आपको मिल जाती होती हैं। फिर एक मैसेज ये आया हुआ था कि जो आपकी डिग्री है वो आपको हाउस जॉब के बाद मिलती है या फाइनल ईयर के बाद मिलती है। आपकी डिग्री आपको फाइनल ईयर के बाद मिल जाती है, हाउस जॉब फिर भी आपको करनी पड़ती है। एक और मैसेज था, वो ये था कि जो हाउस जॉब है उसमें आप प्राइवेट सेटअप रन कर सकते हो कि नहीं। हाउस जॉब में आप अपने प्रोविजनल लाइसेंस पे काम करते हो। प्रोविजनल लाइसेंस का मतलब होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि दिस हाउस ऑफिसर इज़ एंटाइटल्ड टू वर्क अंडर अ सुपरवाइज़र। किसी ना किसी की सुपरविजन के अंडर वर्क करेगा तो उसको अलाउड है काम करना, पेशेंट केयर करना, सब कुछ करना। सुपरविजन के बगैर वो काम नहीं कर सकता।
इसे कहते हैं प्रोविजनल लाइसेंस, और आपकी हाउस जॉब में आपका प्रोविजनल लाइसेंस चलता है। इसके अलावा जब आपकी हाउस जॉब पूरी हो जाती है उसके बाद आप अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपका परमानेंट लाइसेंस आता है, और परमानेंट लाइसेंस के साथ आप कोई भी प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हो। उसके लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, एज अ जनरल फिजिशियन आप रन कर सकते हो क्लिनिक, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल था, हम 6 महीने किसी एक हॉस्पिटल और 6 महीने हाउस जॉब किसी दूसरे हॉस्पिटल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका ऐसा हिसाब किताब होता है कि अगर आपने किसी एक हॉस्पिटल में मेडिसिन और मेडिसिन एलाइड या सर्जरी और सर्जरी एलाइड, ये वाली रोटेशन 6 महीने की, ठीक है, किसी एक हॉस्पिटल में की है, तो आप किसी और हॉस्पिटल में कर सकते हो दूसरी 2 रोटेशंस अपनी। लेकिन अगर आपने एक हॉस्पिटल से मेडिसिन एंड सर्जरी एलाइड या सर्जरी एंड मेडिसिन एलाइड की है, मतलब कि पूरी की पूरी मेडिसिन या सर्जरी नहीं की, तो आप फिर उसी हॉस्पिटल में अपना सारा टेन्योर कंप्लीट करोगे, फिर आप किसी और हॉस्पिटल में जंप नहीं कर सकते हो, दूसरे आपको नहीं रखेंगे, कोई और हॉस्पिटल वाले आपको नहीं रखेंगे। फिर एक चीज़ ये है कि अगर किसी ने किसी एक स्पेशलिटी लेट से गायनी में जाना हो, तो उसके लिए गायनी की हाउस जॉब कंपलसरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ वाइज थिंग कि आप ऐसे करो कि जिस तरह मैंने गायनी में आगे जाना है, ठीक है, तो मैं हाउस जॉब गायनी में नहीं करूँगी ताकि मैं कोई और फील्ड सीख सकूँ, किसी और चीज़ का मुझे एक्सपोजर मिल सके। मैंने ईएनटी स्पेसिफिकली रखी भी इस वजह से थी क्योंकि एक तो गायनी में एसवीडीज़ वगैरह करना और पीवी पीए ये सब कुछ करना मैं फाइनल ईयर में अपनी सीख चुकी थी। मैंने गायनी फाइनल ईयर में काफ़ी हद तक सीख ली हुई थी, जितनी हाउस जॉब में आपने सीखनी होती है। अब मुझे साथ में ईएनटी भी सीखनी थी, तो मैंने ईएनटी अपनी रोटेशन में रख ली हाउस जॉब की, ताकि मैं ईएनटी का भी कुछ ना कुछ सीख लूँ। ईएनटी की ओपीडी मुझे करनी आ जाए, ठीक है, ईएनटी के ईआर्स मुझे करनी आ जाए, इमरजेंसीज मैनेज करना, और हाउस जॉब में के बाद जब स्पेशलाइजेशन करूँ तो मैं बेशक गायनी में कर लूँ, ताकि मुझे गायनी का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाए, ताकि अगर मैं एज ए जनरल फिजिशियन भी 2-3 साल कहीं बैठूँ तो मुझे वो सब मैनेज करना आता हो, उसकी ओपीडी भी रन करनी आती हो। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ही ग्रेजुएट ने किसी और जगह से हाउस जॉब करनी हो तो उसको पेड मिलेगी कि अनपेड मिलेगी? इसमें पेड बहुत कम जगहों पे होता है और वो आपको मिल भी सकती है डिपेंडिंग ऑन योर लक, प्लस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? वो ऐसे होते हैं कि कुछ क्लिनिक्स हैं, सॉरी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह पोली क्लिनिक हो गया और सीडीए हॉस्पिटल हो गया, ये जब हाउस जॉब स्टार्ट कराने लगते होते हैं ना तो इनकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं इनकी वेबसाइट पर भी और न्यूज़पेपर्स में भी कि वो एक इंटरव्यू या टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं जिसमें वो हाउस ऑफिसर्स चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो आप पिम्स हो गया इस्लामाबाद वाला, ठीक है, इसके अलावा कराची में कुछ हॉस्पिटल्स कराते हैं, तो वो इंटरव्यू टेस्ट या दोनों ये कंडक्ट करने के बाद आपके मेरिट पे डिपेंड करता है, उस पर आपको चूज़ करते हैं हाउस ऑफिसर के तौर पर, तो आप वहाँ से पेड कर सकते हो। लेकिन बहुत थोड़े हॉस्पिटल आपको पेड देते हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को, प्राइवेट ग्रेजुएट्स अपने इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं से भी पेड नहीं कर सकते। जो मैंने कहा प्राइवेट ग्रेजुएट्स कहीं से भी पेड नहीं कर सकते, उसका मतलब ये है कि प्राइवेट ग्रेजुएट्स किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पेड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अंडर कुछ भी फॉल करता हो। आगा खान की जहाँ तक बात है उसमें मेरे ख्याल से पेड मिल जाती है प्राइवेट ग्रेजुएट्स को भी, उसके इंटरव्यू और टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा देते हो। प्राइवेट को प्राइवेट में कहीं भी अगर वो ट्राई करें तो इन्फॉर्मेशन इस बारे में मैंने कलेक्ट नहीं की कि प्राइवेट में मिलती है पेड की नहीं मिलती, लेकिन प्राइवेट को अपने इंस्टीट्यूट में पेड मिल सकती है, गवर्नमेंट में पेड नहीं मिल सकती, ये एक रूल है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जो हाउस जॉब है वो आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ करनी चाहिए कि फ्रेंड्स के बगैर करनी चाहिए। वट आई वुड रिकमेंड, ये मेरा ये अगेन मेरी ज़ाती राय है, इस बारे में इख्तिलाफ हो सकता है किसी को भी। हाउस जॉब जो है वो आपको अपने ही फ्रेंड्स के बगैर करनी चाहिए। एक तो आपकी दोस्तियाँ ख़राब होती हैं, जब आप वर्क इन्वायरमेंट में होते हो ना तो आप एक प्रोफेशनल होते हो, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपने अपने बेड्स देखने होते हैं, अपने काम अच्छे से करने होते हैं, अपनी पेशेंट केयर करनी होती है। फ्रेंड्स के साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडिड आ जाती हैं, ठीक है। अब किसी और के भी साथ में काम करना पूरे और सारा कुछ करना, अच्छे से रहना, जब बहुत ज़्यादा जिन वार्ड्स में ना बहुत ज़्यादा पेशेंट इन्फ्लक्स है ना, वहाँ पे मैंने देखा लड़ाइयाँ भी बहुत है, टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है।
तो इस वजह से मैं जो चीज़ प्रेफर करती हूँ ना, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि फ्रेंड्स के बगैर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी वर्क कोलीग्स बन जाती हैं, न्यू फ्रेंड्स आपकी बन जाती हैं, और दे टर्न आउट टू बी इवन बेटर फ्रेंड्स दैन योर ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उनके बगैर करनी चाहिए, नई दोस्ती बनानी चाहिए, नई इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए जाके, और अकेले काम करना चाहिए। फिर एक चीज़ थी हाउस जॉब में इंटर्नशिप कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब इसका कुछ इस तरह से है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटर्नशिप अलाउ करते हैं। जिस तरह गंगाराम की हम बात करें, जो पीड्स और एनेस्थीसिया वाले, ये और गायनी का अभी तक किसी को करते मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद गायनी के एचओडी से अगर बात करें तो वो भी अलाउ कर सकते हैं। लेकिन पीड्स और एनेस्थीसिया में ऐसे है कि आप शाम के टाइम आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जिस तरह एनेस्थीसिया में करंटली इंटर्नशिप चल रही है और वो रात 8 से सुबह 8 तक आप कर सकते हो इंटर्नशिप, वरना बाकी इंटर्नशिप सब हाउस जॉब की बात करते होते हो। और अपने सेम हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, बाकी जगहों पे ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों पे इंटर्नशिप मॉर्निंग टाइम पे होती है। मॉर्निंग टाइम पे यू हैव टू बी एट योर हॉस्पिटल। थोड़ा सा अब मैं बताती चलूँ, गंगाराम में जो ड्रीमलैंड हॉस्टल है, जो कि एचओस के रहने का हॉस्टल है, वहाँ का क्या हिसाब किताब है। वहाँ के थोड़े खस्ता हालात हैं। वो कुछ इस तरह से करके हैं कि हमारे पास हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 रूम्स, हाउस ऑफिसर्स हमारे पास हैं तकरीबन 200, ठीक है। तो अब हॉस्टलाइट हाउस ऑफिसर्स टोटल 276 है वरना, लेकिन हॉस्टलाइट हाउस ऑफिसर्स 200 हैं, ठीक है। तो एक जो रूम है उसके अंदर वो रूम 2 में डिवाइडेड है, ठीक है, और हर रूम में 5 लड़कियाँ हैं, ठीक है। 5 हाउस ऑफिसर्स एक कमरे में रह रही हैं और 5 हाउस ऑफिसर्स दूसरे अटैच्ड रूम में रह रही हैं, और उन 10 लोगों का एक ही बाथरूम है, ठीक है। अच्छा, और इसके एक्सपेंसेस कितने हैं। बिजली का वहाँ पर कुछ इस तरह से हिसाब किताब है कि एसीज़ आप रन कर सकते हो, लेकिन एसीज़ का एट द एंड ऑफ द ईयर बिल आएगा, और वो आएगा 13,200 रुपीज़ इस साल का आया है हर हाउस ऑफिसर के लिए। मतलब हर एक बंदे ने 13,200 रुपये पे करने, टोटल पूरे रूम का जो बिल आया वो 66,000 आया है। और जो ड्रीमलैंड का रेंट है वो है पूरे एक साल का 12,000 रुपीज़।